नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान 2 को मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 2.94 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान 2 पर जैसा हमने बताया 2.94 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस राशि में जो केंद्र का हिस्सा है वो 1.85 लाख करोड़ रुपए होगा। इसके दायरे में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे। समग्र शिक्षा अभियान 2 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा और रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार के तहत स्कूलों में ऐसा समावेशी और खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है जो अलग अलग पृष्ठभूमियों, एक तरह से बहुभाषी जरूरतें जो हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा और बच्चों की अलग अलग अकादमिक क्षमताओं का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से बाल वाटिका स्थापित करने के साथ ही शिक्षक पाठ्य सामग्री यानी TLM तैयार किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट कक्षा की भी व्यवस्था होगी। समग्र शिक्षा अभियान का दायरा बढ़ाते हुए विशेष सहायता की जरूरतों वाली बालिकाओं के लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था, सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी, शिक्षकों की क्षमता के विकास और प्रशिक्षण कार्य पर खास जोर रहेगा। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का दायरा बढ़ाने, उनका उन्नयन और एक तरह से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया को लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं जो प्री स्कूल हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। प्ले स्कूल भी एक तरह से हमें देखने को मिलेंगे इस अभियान के दायरे में। क्या खास बातें हैं समग्र शिक्षा अभियान 2 की, इसके तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। प्रोफेसर सरोज शर्मा हैं, चेयरपर्सन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। साथ ही मेरे साथ है हर्षित मिश्रा, डिप्टी एडवाइजर एजुकेशन नीति आयोग। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हर्षित जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा समझना चाहूंगी, देश में बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है यानी राइट टू एजुकेशन है। कैसे यहाँ अगर हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो अब इसका विस्तार करके समग्र शिक्षा अभियान 2 की तरफ हम बढ़े हैं। देश में शिक्षा की अवधारणा में ये महत्वपूर्ण बदलाव है। समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार और भारत की कैबिनेट ने भारत के करोड़ों बच्चों को दिया है। इसमें नीति आयोग ने भी काफी सारा काम किया है। हमने इसका EFC लेवल पर काफी अप्रेजल और काफी सारे सुझाव दिए थे और मुझे ये बताते हुए काफी हर्ष महसूस हो रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नीति आयोग के लगभग समस्त सुझावों को माना गया और भारत सरकार ने इस पूरे अभियान को, इस पूरी समग्र शिक्षा योजना को कल अंतिम रूप से अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके लिए एक बार पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, जैसा आपने कहा, जो आपका प्रश्न है, तो थोड़ा सा हमें ये जानना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे समग्र शिक्षा अभियान का लैंडस्केप क्या है। ये समग्र शिक्षा अभियान कितने बड़ी स्केल को डील करता है। तो जैसा आपने बताया, ये हमारे देश के 15 करोड़ बच्चों के लिए एक योजना बनाई गई है और जो कि लगभग 12 लाख स्कूलों में, 12 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फैले हुए हैं और जिनको पढ़ाने के लिए लगभग 57 लाख टीचर उसमें लगाए गए हैं जो उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते हैं। देखिए, जब हम भारतीय शिक्षा जगत की बात करते हैं तो ये बहुत ही एक विशेष क्षेत्र हो जाता है और जैसा मैं पहले भी कई बार आपके दर्शकों को बता चुका हूं, अगर हम पूरे भारतीय शिक्षा जगत की बात करें, इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को ऐड करें तो लगभग 33-34 करोड़ की एक संख्या हो जाती है। और अगर इसकी तुलना हम अमेरिका से करें तो अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी जनसंख्या लगभग 33 करोड़ की है। तो भारत का सारा शिक्षा जगत अमेरिका की पूरी जनसंख्या के बराबर है। हमें किसी भी योजना, किसी भी स्कीम के बारे में बात करते हुए उसके आकार पर, उसके स्केल पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जहां तक समग्र शिक्षा अभियान की बात है तो ये बिल्कुल स्कूल एजुकेशन को एक हॉलिस्टिक वे में, इसका नाम है समग्र शिक्षा, ये स्कूल एजुकेशन को एक हॉलिस्टिक वे में देखने का प्रयास करता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 2018 से पहले हमारी 3 अलग अलग स्कीम्स चलती थी, जिसमें एक सर्व शिक्षा अभियान था, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था और एक स्कीम थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन। 2018 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि चूंकि तीनों ही स्कीमें विद्यालयी शिक्षा को देखती हैं,
स्कूली शिक्षा को देखती हैं, तो अब हमें स्कूली शिक्षा को होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। तो वर्ष 2018 में इन 3 स्कीमों जिसका मैंने नाम लिया, जी। सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके एक समग्र शिक्षा नाम से योजना बनाई गई और वही योजना, उस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए, जैसा आपने बताया, कैबिनेट ने अपनी अनुमति प्रदान की है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का व्यय इसमें अगले 5 वर्षों में होने वाला है और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1,90,000 रुपए का व्यय किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर सरोज शर्मा, जो बड़ी बातें हैं अभी हमें हर्षित मिश्रा जी ने बताई हैं, अगर मैं इसके अलग अलग पहलुओं पर एक एक करके बात करूं तो अब एक जो बड़ा एक तरह से जो खास बात नजर आ रही है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल हमें दिखाई देंगे, यानी 3 साल की उम्र से लगभग बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकेगा। ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक तरह से प्ले स्कूल और साथ ही आंगनबाड़ी को एक तरह से जो औपचारिक रूप दिया जा रहा है, ये कितना बड़ा बदलाव होगा? जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहल हुई है और जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो इन्हीं की अनुशंसाओं के आधार पर है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अनुशंसाएं हैं वो बड़ी वैश्विक परिदृश्य में है। जो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनेस्को का है उसकी बात है। और उसके बाद जब हम किसी भी शिक्षा की बात अगर करें तो एक डिवाइड है, वो चाहे पब्लिक स्कूल रहे या जो सरकारी स्कूल रहे, कहीं ना कहीं परिलक्षित होता था। बहुत दिनों से ये व्यवस्था चली आ रही थी, वर्षों ये व्यवस्था चली, जहाँ पे सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शिक्षा दे रहे थे और दूसरी जो विद्यालय थे, जो जिन्हें हम सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल या पब्लिक स्कूल का नाम देते हैं, हालांकि पब्लिक स्कूल वो गलत देते हैं अपना नाम, तो वो जो व्यवस्था चली आ रही थी, किंडरगार्टन की व्यवस्था वो वहां पर थी। कहीं न कहीं महसूस किया जा रहा था कि जो 3 से 18 वर्ष की शिक्षा का जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, और उसमें जो बात है कि 5+3+3+4 वाला प्रावधान है कि विभिन्न चरणों में शिक्षा दी जाए, उसमें इस वर्ग को जोड़ना बहुत आवश्यक था और सभी स्तरों को जिससे सब एक लेवल में लाया जाए। आमतौर पे ये वाली जो व्यवस्था थी वो राज्य सरकारों में थी, जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी राज्य सरकार के साथ थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बात करती है 3 वर्ष से आगे की, तो इसमें उनको जोड़ना आवश्यक था और इसीलिए महसूस किया गया कि ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तरों पे, जिला स्तर पे हम इन आंगनवाड़ी और बालवाड़ी को मजबूत करें और न केवल इन बच्चों को वो शिक्षा दी जाए, खेल खेल में शिक्षा दी जाए, खिलौनों के द्वारा शिक्षा दी जाए, और वो भी एक जो व्यवस्थित रूप से शिक्षा जो विभिन्न चरणों में बटी हुई थी एक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाए। तो बाल वाटिका का प्रावधान और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी और बालवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी प्रावधान, ये सारी चीजें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। देखिए, किसी भी शिक्षा व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो जब गवर्नेंस की बात होती है तो सबसे बड़ी बात होती है फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके साथ होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। इन तीनों को अगर आप ठीक तरीके से संयोजित कर ले, संगठित कर ले, तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। तो ये जो समग्र शिक्षा अभी आई है, जो हमें परिलक्षित हो रही है, इस पे काम बहुत हो रहे थे। जैसे मुझसे पूर्व जो वक्ता है उन्होंने भी बताया कि 2018 से पहले 3 तरीके की व्यवस्थाएं लाई गई थी और समग्र शिक्षा उस होलिस्टिक अप्रोच की बात करती है। हर एस्पेक्ट को छूना, शिक्षा के हर महत्वपूर्ण बिंदु को छूना, उसका विकास करना और इस नीति के लक्ष्य तक पहुंचना। तो जो हम 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बात करती है, अभी जो अगले 5 वर्ष का जो पड़ाव है, पहला चरण काफी हद तक मुझे लगता है इस नीति के क्रियान्वयन में लाभप्रद होगा, योगदान देगा और बहुत सारी बिंदुओं को जिस तरीके से छुआ गया है और विभिन्न भागों के लिए हमने विभिन्न मदों में इन चरणों में बात की है कि उसमें किस तरीके से वित्तीय अनुदान रहेगा, उसमें आंगनबाड़ी और बाल वाटिका की जब आप बात कर रही हैं तो वो एक शुरुआत होगी। इन सभी चरणों को मुख्य धारा में, एक धारा में लाना, जिससे शिक्षा में समग्र रूप से एक समग्रता आ जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से जुड़ेंगे और उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ग्रासरूट लेवल से जोड़ना ये मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी एक हिस्सा है हर्षित, जब हम बात करते हैं शिक्षा को
हर एक स्तर तक पहुंचाना, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, या फिर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर शर्मा ने भी किया, ये तमाम आयाम हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा। और समग्र शिक्षा अभियान की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तमाम पहलू इसमें हमें समाहित होते दिख भी रहे हैं। लेकिन पहले मैं समझना चाहूँगी, समग्र शिक्षा अभियान का जो पहला पड़ाव था उसमें किस तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिले, कितना सुधार हमें देखने को मिला, और अब जब हम समग्र शिक्षा अभियान 2 की बात कर रहे हैं तो कैसे ये कोशिश की जाएगी कि जो ग्रास रूट लेवल है, जो ग्रामीण इलाका है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने यहाँ पर उठाया है कि समग्र शिक्षा जिसको हम 1.0 कह लें, उसमें क्या हुआ, और ये जो समग्र शिक्षा 2.0 अगर इसे कहा जाए, या आपने द्वितीय चरण कहा, तो वो उससे कैसे भिन्न होगा। तो इसका थोड़ा सा रेफरेंस मैं समग्र शिक्षा से पहले जो सब शिक्षा अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2001 में, वहां से जब हम चले तो हमने पाया कि सब शिक्षा अभियान ने जो भारतवर्ष के बच्चों को दिया, वो उन्होंने दिया एक्सेस। सब शिक्षा अभियान से पहले हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता था एलिमेंट्री लेवल का, जिससे हम किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में उस जिले, राज्य या देश के एनरोलमेंट लेवल को चेक करते हैं, वो काफी कम होता था। लेकिन सब शिक्षा अभियान की ये सफलता रही कि देश का जो एनरोलमेंट था वो यूएन एसडीजी लक्ष्यों के टारगेट से भी ज्यादा, मोर देन 100%, 104, 1010, 1015, 115, 120 के एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमने सब शिक्षा अभियान में प्राप्त किए। तो सब शिक्षा अभियान ने हमें 2 चीज दी, उसने हमें एक्सेस दिया, उसने हमें रिटेंशन दिया, और उसने एलिमेंट्री लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश में स्कूल खोले गए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो अपर प्राइमरी स्कूल हो, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत पूरे देश में भारत सरकार ने, सारी राज्य सरकारों ने हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल और हर 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को सुनिश्चित किया। अब सर्व शिक्षा अभियान से जब हम समग्र शिक्षा अभियान में पहुंचे, तो वहां पर भारत सरकार के नीति नियंताओं ने ये पाया कि हमने एक्सेस दे दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अब जिस पर काम करना है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018 से जहां से प्रारंभ हुआ, उसने सर्व शिक्षा अभियान के सारे इंटरवेंशंस को लिया, लेकिन उसने वहां पर कहा कि अब शिक्षा की गुणवत्ता पर कार्य करना है। सबको शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं होगा, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना पर्याप्त होगा। तो मुझे लगता है समग्र शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है भारत के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और जब आपने, जैसा आपने प्रश्न में कहा कि जो समग्र शिक्षा 2.0 जैसे मैं कह सकता हूं, उसका प्रमुख वहां से समग्र शिक्षा 1.0 और 2.0 में डिफरेंस क्या है, तो जैसा मेरी पूर्व वक्ता शर्मा मैडम कह रही थी कि समग्र शिक्षा 2.0 जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है, ये पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को इंगित करता है और उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से आत्मसात करता है। ये भारत सरकार का समग्र शिक्षा अभियान 2.0 will be the main vehicle of the government of India for the implementation of the recommendations of the National Education Policy 2020। तो ये जो हमारा अभियान है, ये NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने का, आपने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी हमारे पास है, उसका दस्तावेज है, उसकी सारी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी, उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्कूल एजुकेशन में ये एक प्रमुख व्हीकल बनने जा रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो, जैसा मैंने कहा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिया गया है, लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम को दिया गया है, और फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी FLN, जिन FLN दक्षताओं की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है, समग्र शिक्षा अभियान उसको विस्तार करता है। और समग्र शिक्षा अभियान ये कहता है कि कक्षा 3 से क्लास 3 से क्लास 9 तक के बच्चों में जो एक मिनिमम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज को हमें पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करना है, उनमें उसको जगाना है, ताकि हमारे बच्चे सक्षम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। तो मुझे लगता है कि समग्र शिक्षा अभियान का पूरा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर रहने वाला। ठीक है, और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं प्रोफेसर शर्मा, तो हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी बात इसमें आती है, जो हमारे टीचर्स हैं वो, उनको किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो हमारे टीचर्स, वो शिक्षक कितना तैयार हैं बच्चों को इस तरह की, एक तरह से हम कहें 21वीं सदी की एजुकेशन देने के लिए। तो ये कितना बड़ा पॉइंट है और इसका ध्यान कैसे रखा जा रहा है समग्र शिक्षा अभियान 2 के अंतर्गत और सुधार के लिए? देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक्सेस, इक्विटी और
क्वालिटी की बात जैसे अभी कही मुझसे पूर्व वक्ता ने, उसके साथ साथ मैं बात इसमें करना चाहूंगी, इसमें स्किल डेवलपमेंट की भी बात है हाँ। और उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता की भी बात है। जब ये बात करती है कि वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए, साथ ही साथ फाउंडेशनल लिटरेसी इसमें भी हो, न्यूमरेसी भी हो, बच्चे को अक्षर ज्ञान तो हो, अंकों का प्रारंभिक ज्ञान भी हो, उसके साथ गुणवत्ता भी हो। जब हम इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं, इतना हम फंड दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्वालिटी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये शिक्षा पे हमने सारी व्यवस्थाएं तो बना ली, मगर इनको शिक्षक कैसे हो, कौन इन बच्चों को शिक्षा देगा? तो वो जो शिक्षकों का जो सोचना है, शिक्षकों के बारे में कैसे शिक्षक हो, किस तरीके से शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाए और जो ज्ञान है वो कैसे इन विद्यालयों में पहुंचाएं, वो भी समग्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। कुछ ही दिनों पहले निपुण भारत की बात हुई कि कैसे हम शिक्षा को प्रदान करें, उसके विभिन्न एलिमेंट्स की हम बात करें, जिसमें लिटरेसी की भी बात हुई, कैसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दें, उसके बाद विभिन्न पड़ावों में पढ़ें। निष्ठा जो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण की बात है, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कैसे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो विभिन्न बातें हैं, जो पाठ्यक्रम है, उनकी बात पहुंचाए। सीबीएसई है या मेरा जो संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, हम सभी व्यवसायिक शिक्षा पे भी बहुत काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पहले कन्वेंशनल एजुकेशन होता था और अब जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, जिससे कौशल का विकास हो, लेकिन ये कौशल कैसे विद्यार्थियों में पैदा हो जिससे रोजगार परक शिक्षा आए। निश्चित रूप से ये जिसमें जो घोषणाएं की गई हैं शिक्षकों की और शिक्षकों के प्रशिक्षण की, साथ ही साथ उनकी शिक्षक शिक्षा की, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे इससे। ठीक है। और हर्षित मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें उदाहरण देकर भी बताएं। जब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कौशल विकास की बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों का विभिन्न कौशल से परिचय कराया जाएगा, जबकि 9 से 12वीं के बच्चों में उनकी रुचि, जो उनका इंटरेस्ट होगा, उसके कौशल के प्रति फोकस किया जाएगा। ये काम कैसे होगा? और जब ये हम कोविड की चुनौतियों के बीच हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो कितना बड़ा है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे ग्रामीण इलाकों में भी रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कैसे काम आगे बढ़ेगा? जी प्रीति जी, बिल्कुल आपका स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा, मैं चूंकि आपने टीचर ट्रेनिंग की बात इससे पहले की और मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ क्रांतिकारी कार्य हो रहा है तो ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत सरकार ने 4 गुना ज्यादा स्पीड से सिर्फ 5% कॉस्ट पे 25 लाख टीचरों को ट्रेनिंग दिया है। अभी वर्ल्ड बैंक के आयोजन में एक निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा था, तो उसमें करीब 20 से ज्यादा देशों ने हमारे निष्ठा के ऑनलाइन मॉड्यूल में अपना इंटरेस्ट दिखाया। वो कंट्रीज ये चाहते हैं कि भारत सरकार उनको ये निष्ठा का ऑनलाइन मॉड्यूल दे ताकि वो निष्ठा के ऑनलाइन मॉड्यूल से अपनी कंट्री के भी टीचरों को केवल 5% कॉस्ट पर टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया और नीति आयोग ने भी उसको अपना पूरा समर्थन प्रदान किया और इसलिए ये आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। दूसरा जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी जो दीक्षा ऐप जिसकी मैंने बात की थी, वो दीक्षा ऐप अपने आप में होलिस्टिक है। उससे आप ऑनलाइन एजुकेशन भी कर सकते हैं, उससे आप टीचर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो दीक्षा ऐप के माध्यम से हर राज्यों के, हर जिलों के बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसका छोटा सा डेटा मेरे पास है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग जब से ये कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से दीक्षा में लगभग 16 बिलियन पेज हिट हो चुके हैं। 16 बिलियन, लगभग 2 बिलियन के आसपास जो है वो लर्निंग सेशंस हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स दीक्षा ऐप पर कर चुके हैं और लगभग 20 बिलियन मिनट्स का, आई एम अगेन रिपीटिंग, 20 बिलियन मिनट्स का जो लर्निंग मटेरियल है वो दीक्षा पर अवेलेबल है। तो इट्स ह्यूज। तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग काफी सारा काम कर रहा है कि हमारे बच्चे किस तरह से जो
ये जो पेंडेमिक है इससे कैसे निपटें और उनके लर्निंग लॉसेस ना हो और वो सुचारू रूप से अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को लो टेक डिवाइसेस से हाई टेक डिवाइसेस से कैसे ना कैसे करके, पेंडेमिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ, पहले किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार ने इन सिस्टम्स को डेवलप किया है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो कैसे भी करके कंटिन्यू बना रहे। जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात आपने की है, तो पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इस विचार के साथ आई है कि स्किल डेवलपमेंट को हमें शिक्षा में इंटीग्रेट करना होगा। स्किल डेवलपमेंट कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से करिकुलर एक्टिविटी है। ये आपका करिकुलर है, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद द करिकुलर ऑफ द चिल्ड्रन बाय द एससीईआरटी, बाय द एनसीईआरटी। तो बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट को लेकर के समग्र शिक्षा पूरी तरह से काम कर रहा है और इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन स्कीम है, जो क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एड्रेस करती है, उसको लेकर के इसमें तमाम सारे फ्रेमवर्क्स और रोड मैप बनाए गए हैं जो अगले 5 वर्षों में ये सुनिश्चित करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल। आखिर में प्रोफेसर शर्मा, मैं आपसे चैलेंजेस की बात करना चाहूंगी। जाहिर तौर पर एक बड़े ट्रांजिशन का समय है, हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर लगातार जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कोविड की भी चुनौती है जो हमारे सामने आई है और यह अभूतपूर्व रही है। कुल मिलाकर अभी भी आप देखें तो किस तरह के चैलेंजेस हैं जो दिखाई दे रहे हैं और उस चुनौती से निपटने के लिए कितना तैयार हैं हम? देखिए, अभी आप ऑनलाइन शिक्षण की बात कर रही थी। मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही हूँ और पिछले 1 साल से जो शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में और एनआईओएस की जो पहल रही है वो हिट होने की, जैसे अभी बात कर रहे थे मिश्रा जी की, वहां पे किस तरीके से दीक्षा ऐप पे हिट हुआ। एक प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल है और वो हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम उसके प्रसारित होते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम, और ये कक्षा 1 से लेके 12 तक के लिए हर कक्षा के लिए एक डिवोटेड चैनल है। इस पे 8 घंटे के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, वो तो लाभान्वित हुए लाखों की संख्या में, प्रतिदिन उन्होंने पढ़ा कोविड पीरियड में। उसके साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम रोज 1 घंटे का साइन लैंग्वेज में कार्यक्रम करते हैं। जो डेफ बच्चे हैं, जो नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज में। साथ ही साथ हमारे 103 वोकेशनल कोर्सेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के हैं, तो हम वोकेशनल कोर्सेज का भी 1 घंटे का कार्यक्रम करते हैं। चुनौतियों की आप बात कर रही हैं, निश्चित रूप से डिजिटल डिवाइड और ये सब की बातें। एक एनडीआर है, आर्किटेक्चर को कैसे हम डिजिटल आर्किटेक्चर को मजबूत करें और हमारे बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाएं, उस पे भी बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। विभिन्न जो ऑटोनोमस बॉडी है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, हम सभी इस चीज में जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगला आने वाला समय है डिजिटल एजुकेशन में पड़ाव दर पड़ाव काम करने में सक्षम होगा। बाकी जो आप देख रहे हैं, जो प्लान्स हैं, जो हमने कक्षा 3 से 12वीं तक का हम देख रहे हैं, उनमें विभिन्न जो समावेशी शिक्षा की भी बात हो रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हुई है, शिक्षकों के वेतन की बात है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी के बाद के भी शिक्षा है, इन सभी मुद्दों पे इसमें चर्चा की गई है ताकि कोई भी क्षेत्र अधूरा ना छूटे। दिव्यांगों की भी बात की गई है और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग की बात की गई है कि न सिर्फ आपने दे दिया सुविधाओं को, ब्लॉक लेवल पे कैसे केंद्र स्तर से लेके ब्लॉक लेवल तक, ग्रामीण पंचायत लेवल तक कैसे हम उसकी निगरानी करें, सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, और ये चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल बिल्कुल मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी चुनौती है कि सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करना फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। प्रोफेसर सरोज शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हर्षित मिश्रा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में शामिल होने के लिए। तो समग्र शिक्षा योजना, ये अभियान, इसमें एक तरह से प्ले स्कूल से लेकर अब 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की गई है। बदलते समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है और देश में शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को सुधारने और इसमें बच्चों की पर्सनालिटी के ओवरऑल यानी एक तरह से समावेशी विकास की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में समग्र शिक्षा योजना का विस्तार जाहिर तौर पर कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान देने के साथ ही एक समान और समावेशी कक्षा
वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा, जो हर लेवल पर, हर स्तर पर देश में शिक्षा में सुधार की दिशा में बड़ा और अहम कदम साबित हो सकता है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।